Hello student, how are you? I hope you all will be fine. This is Rakesh Singh, your math teacher. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स। आज हम जानेंगे कि बोर्ड के पेपर में आपका जो है क्या सिलेबस है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, इन सब के बारे में हम जानेंगे। आपका जो टोटल मार्क्स होता है वो होता है बच्चे 70 नंबर का और 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल मार्क्स। तो बोर्ड के पेपर को जब भी आप देने जाते हैं तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जो आपको निर्देश दिए जाते हैं उन्हें ध्यान से पढ़ें। कुल टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे और वो होगा 70 नंबर का। पहला जो प्रश्न होगा वो बहुविकल्पी प्रश्न होगा जिसमें आपके 6 पार्ट होंगे और वो सभी 1-1 मार्क्स के होंगे। आप उन सभी क्वेश्चनों को जो है आप करते चलेंगे। तो आइए आज हम देखेंगे जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे कैसे, बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो होंगे कैसे। आइए इसके बारे में हम देखते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि सभी खंड आपको करना होता है इसमें और इन सभी प्रश्नों का एक ही सही जवाब होगा जो आप देंगे। देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। आपको दिया है पहला प्रश्न के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 3x - y + 8 = 0 और दूसरा आपको समीकरण दिया हुआ है 6x - ky = -16। कह रहा है समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। समपाती का मतलब आप जानते होंगे क्या होता है। कोइंसिडेंट का मतलब जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है। ये लाइन है पहले से और इसी लाइन के ऊपर दूसरे भी लाइन का इक्वेशन आ जाए तो उसे कहते हैं समपाती रेखाएं। तो अगर हम इनमें बात करते हैं तो समपाती रेखाओं का क्या होता है कंडीशन, हम जाएं कि उनका क्या निर्देश होता है, वो कैसे होती हैं। तो अगर हम देखते हैं तो समपाती रेखाएं जो होती हैं कैसे रिप्रेजेंट करती हैं, तो A1/A2 यहाँ पे आपका होगा इक्वल B1/B2 = C1/C2। ये चीज़ें जो है आपकी होती हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2। मतलब इनके जो समीकरण के जो है यहाँ पे कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो A1 सबसे पहले तो अगर हम देखें तो यहाँ जो ये समीकरण दिया गया है, ये जो समीकरण दिया है इसको हम ये लिख सकते हैं 6x - ky और ये -16 जो है इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा +16 = 0। अब यहाँ पे दोनों के राइट साइड में ये 0 हो गया है तो अब इसे कंपेयर करना, ठीक है, आसान होगा। तो यहाँ हो जाएगा A1 की वैल्यू आपके पास है 3/6, B1 की वैल्यू है यहाँ -1 और ये हो गया -k। आपको k की वैल्यू बतानी है तो आप ये भी वैल्यू ले सकते हैं और आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 16। आप चाहे ये दोनों वैल्यू लेके सॉल्व करो या ये दोनों वैल्यू लेके सॉल्व करो, आपका जो जवाब है वो वही आएगा जो आना चाहिए। तो यहाँ हम अगर इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और ये माइनस कैंसिल हो गया। k में अगर 1 का मल्टीप्लाई करोगे, k में 1 का तो k हो जाएगा और 2 में 1 का करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो k के किस वैल्यू के लिए ये रेखाएं जो है समपाती होंगी, तो ये हो जाएगा k = 2। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है वो कौन सा सही है, तो वो है आपका C। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपको दिया है कि चित्र में ABCD एक आयत है
और ए बी की लंबाई आपको बतानी है। ए बी सी डी एक आयत है, तो आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी एक आयत है। ये प्रश्न पहले का जो है वो ख पार्ट है और ये दिया गया है आयत। इसमें अगर हम बात करते हैं तो क्या है आपके पास, ये दे दिया है 8 सेंटीमीटर और ये दे दिया है आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया है। और इसमें कह रहा है कि ए बी की लंबाई होगी ए बी सी डी, ए बी की लंबाई होगी। हम बच्चे जानते होंगे कि आयत का जो है, ठीक है, क्या गुण होता है आयत की, क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। क्या जानते हैं इसके बारे में? तो आमने सामने की जो भुजा होती है, साइड होती है, उसे हम क्या कह सकते हैं, इक्वल। तो ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 होगा। हमें फाइंड करना था ए बी, तो हमें पता है कि इसका जो कोण बनता है, इनका जो शीर्ष कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का। तो इसमें हम कौन सा प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा आपके पास त्रिभुज ए बी सी में आप लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। आपको लगाना नहीं होता है, मुझे समझाना है तो ये ऐसे ही बताया जाएगा। आप तो सिर्फ ये रफ में करके, और एमसीक्यू में है तो बहुविकल्पी प्रश्न है तो एक ही प्रश्न सही होगा, बस उसके आप ऑप्शन को लिखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू आपके पास है 8 का स्क्वायर, ए सी का है आपके पास 10 का स्क्वायर और प्लस बी सी अप। देखो ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है तो ये आप ए बी ही रहने दें, और यहाँ बी सी की वैल्यू आपके पास है 8 का स्क्वायर, तो यहाँ ए बी आप रहने दें। 10 का स्क्वायर जो होगा वो 100 होगा और 8 का होगा 64। यहाँ हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ये इधर लेके आएंगे तो 100 माइनस 64, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर जो होगा वो होगा 36। और यहाँ से अगर इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 36, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर करड़ी में 36, और इसकी वैल्यू होती है, इसका मान होता है, कितना मान होगा बच्चे, 6। आप जानते हैं कि 6 का स्क्वायर जो होता है वो 36 होता है, तो इस ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 36 का स्क्वायर रूट 6। आइए अगले को देखते हैं, गौ को देखते हैं। गौ प्रश्न क्या दे रहा है, गौ आपके लिए दिया हुआ है कि यदि बिंदुओं Q और R आपको दे दिया है गौ प्रश्न कि दो बिंदु आपके पास हैं, एक बिंदु है Q और एक बिंदु है R, और अगर हम बात करते हैं तो इसका निर्देशांक दे दिया है 6, 5 माइनस में, और ये -2 और 3 ये दे दिया। कह रहा है इसका मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का भी निर्देशांक दिया है P है, जिसका है a/3 और 4। कह रहा है a का मान बताओ, तो a का मान आप कैसे बताएंगे, तो a का मान बताने के लिए सबसे पहले हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक चाहिए। क्या होता है फार्मूला, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो होता है, आप a से रिप्रेजेंट करेंगे तो a होगा, नहीं तो आप लिख सकते हैं x1 प्लस x2/2, और दूसरा होता है y1 प्लस y2/2। अब यहाँ x1 की वैल्यू जो दी गई है वो आपके पास है -6, और x2 की वैल्यू दे दी गई है -2/2। y1 और y2 को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जब सॉल्व करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा और 8 का हाथ 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो आपको दी है, इसको बस करना है। और ये जो होगा ये आपको दिया हुआ है, किसके बराबर दिया है, -6, और ये जो होगा ये मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है। तो इसको एक बार कंप्लीट ही कर लीजिए। लगाने का जो तरीका है,
तो ये हो जाएगा 5 + 3 बाई ये हो जाएगा 2। ये इसको हम किससे तुलना करेंगे, इससे तुलना करेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक ये भी है और मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ भी दिया गया है। जब ये दोनों दिया गया है तो किसी भी एक पॉइंट को, एक बिंदु को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास, जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पे आप लिख लीजिएगा, तुलना करने पे a/3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -8/2। अब यहाँ ये 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो ये हो जाएगा a बराबर 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12। तो ये आ जाएगा a का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -12 और ये आपका जो है बी ऑप्शन है। आइए देखते हैं इस सीरीज में आगे घ क्या दिया है। तो घ प्रश्न आपको दिया है त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति जो है आपका क्या है, इसमें लिखा है यदि sin a बराबर 1/2, sin a बराबर 1/2, आपसे बताना है cot a का फार्मूला। इसको हम दो तरीके से समझते हैं बच्चे। एक तो जो होती है आइडेंटिटी, ठीक है, उससे हम इसका यूज कर सकते हैं, और दूसरी होती है, इसमें क्या होती है बच्चे, जब हम त्रिभुज को बना के और उन सारी वैल्यू को निकालते हैं तो उस तरीके से भी इसको हम निकाल सकते हैं। तो साइन ए दिया तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो है पूरा समकोण त्रिभुज पे ही आधारित है। तो यहाँ कह रहा है ए, तो आप इस एंगल को जो है ए मान सकते हैं। ये आपके पास ए हो गया, आप ए यहाँ लिख दें, बी और सी कहीं भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ दिया साइन ए बराबर 1/2। हम जानते हैं बच्चे साइन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो आपको लंब दिया है और कर्ण दिया है, तो जिस एंगल की बात करते हैं उसके ठीक सामने लंब होता है, ये हो गया। कर्ण 90 डिग्री के सामने होता है, तो ये होता है 2। अब तुमको क्या निकालना है, आधार। तो आप यहाँ निकाल सकते हैं आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस वर्ग, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास लंब। अब यहाँ पे कर्ण जो दिया है जिसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं, सॉरी हाइपोटेनस कहते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 और 1 ये आ गया 3। तो आधार की जो वैल्यू आएगी वो आएगी करड़ी में 3। तो आधार आपने निकाल दिया। अब हमको बताना है कॉट का फार्मूला। तो कॉट ए इज इक्वल टू, आपको पता है कि लंब बट्टे आधार होता है, तो ये हो जाएगा बच्चे आधार बट्टे कर्ण, सॉरी लंब। tan का फार्मूला होता है लंब बट्टे आधार, तो कॉट का क्या होगा, आधार बट्टे लंब। तो आधार जो है वो है करड़ी में 3 और ये है लंब वो है 1। तो कॉट ए की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी √3। एक तो ये तरीका है, और दूसरा भी आपके पास एक तरीका होता है जिसको आप चाहें तो इस कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इसका दूसरा भी तरीका है कैसे। तो देखिए यहाँ जो है आपको क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 1/2। तो हमको पता है कि साइन में जो होता है ये आपके पास किसकी वैल्यू होती है, साइन में, तो साइन में ये वैल्यू होती है 30 डिग्री की, 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से a बराबर हो गया 30 डिग्री, और जब आपसे पूछा गया है कॉट a, तो आप ये लिख सकते हो कॉट, और a की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो बच्चे 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉट 30, और इसकी जो वैल्यू होती है tan 30 की जो भी वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा √3। तो आप ऐसे भी इसे बता सकते हैं, क्योंकि जो भी होता है क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को लगाने के लगभग तरीके आपके पास अलग अलग होते हैं, तो ये भी तरीका इसका एक वैलिड होता है। आइए इसमें भी ये बी ऑप्शन ही है सही। अगला दिया है इसका 5वां
पार्ट वो क्या दिया हुआ है, वो दिया है आपके लिए समीकरण 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। आपको मूल बताना है, इसके जीरोज बताना है, कैसे बताएंगे, ठीक है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले बच्चे जो होता है जो मध्य टर्म होता है उसका जो हम गुणनखंड करते हैं, और ये इसका 2 बन जाए, 2 का ऐसा फैक्टर करें कि आपको 1 आए। तो 2 का फैक्टर 2 और 1 ही होता है, जो कि बच्चे 1 दे देगा। 2 माइनस 1 1 और 2 1 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास इसको लिखेंगे 2x² माइनस, यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 1 x माइनस 1 बराबर 0। 2x² माइनस 2x माइनस 1x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से आप देख रहे हैं 2 कॉमन है, तो 2 को अगर आप, और x भी कॉमन है, तो x माइनस 1 और माइनस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे। ये देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस 1 यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हैं तो कितना होगा, x माइनस 1। x माइनस 1 अगर आप दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। आपको बताना था इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे। तो यदि आपके पास x माइनस 1 की वैल्यू को हम 0 कर दें तो x इक्वल टू 1, तो ये एक मूल हो गया। दूसरा मूल यहाँ से आएगा 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 1 और x की वैल्यू माइनस 1/2। तो ये आपका हो गया दूसरा मूल। तो इसका जो जवाब होगा वो आपका कौन सा इसमें से सही है, तो ये आपको जो है माइनस में 1/2 है, ये सी ऑप्शन इसका सही है, सी। अब अगर हम देखते हैं लिखा है कि भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपको दिया है वर्ग, तो वर्ग जो दिया है उसमें कह रहा है कि वो 6 सेंटीमीटर जो है उसकी जो है भुजा है। तो 6 सेंटीमीटर उसकी भुजा है, इसका मतलब आपको एक पहले वर्ग बनाना है। ये 6 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, और कह रहा है कि इसके अंतर्गत जो वृत्त खींचा जाएगा वो, तो वृत्त जब भी खींचा जाएगा बच्चे तो इनके जो विकर्ण होते हैं उनके मध्य बिंदु जहाँ प्रतिच्छेद करती हैं वहाँ से। तो सबसे पहले बच्चे इनके विकर्ण की लंबाई निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा बच्चे विकर्ण की लंबाई का जो होता है, विकर्ण बराबर होता है, आप फार्मूला अगर इसका डायरेक्ट लगा सकते हैं तो फार्मूला लगा सकते हैं, भुजा करड़ी में 2, या आप इसको निकाल सकते हैं। आपको पता है कि विकर्ण ये वाली चीज़ होती है और ये होता है, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगेगा तो ये आपको पता है कर्ण का वर्ग या कर्ण बराबर करड़ी में आधार और लंब, तो ये हो जाएगा बच्चे लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब जो होगा वो भी आपके पास 6 का स्क्वायर है, ये भी 6 का स्क्वायर है, ये आ जाएगा 36 प्लस 36, ये आ जाएगा आपके पास कितना, रूट के अंदर 72। और इसको आप जानते हैं निकालना कि कैसे निकलेगा। तो जब इसका प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 करड़ी में 2। अब ये तो पूरा का पूरा लंबाई है, जब इसको प्रतिच्छेद करेगी तो इसका मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु इसका निकाल देंगे विकर्ण का। तो विकर्ण का मध्य बिंदु जो होगा वो क्या होगा, 6 करणी में 2 है और इसको डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3√2, ये आ गया। अब तुमको यहाँ से ये जो दूरी है उसको बच्चे क्या करना है, रेडियस ले लेना है, त्रिज्या ले लेना है, और त्रिज्या लेके एक वृत्त खींच देना है। तो ये जो होगा तो r बराबर हमको मिलेगा बच्चे 3√2। अब इसका निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ही पूछा है। तो ये हो जाएगा बच्चे वृत्त का क्षेत्रफल, और ये वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई और r दिया है 3 करड़ी में 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई 3 का स्क्वायर होगा बच्चे 9, और 2 का √2 का स्क्वायर होगा 2, तो ये आ जाएगा 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये जो है आपका आंसर होगा बी वाला। तो हमने पहले प्रश्न के सभी भागों को कर लिया। ये 6 बहुविकल्पी प्रश्न थे और इसके बाद आता है बच्चे प्रश्न 2, वो भी एक ही नंबर का ही आता है और इसमें क्या है कि इसमें कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो ये जो 4 प्रश्न दिए गए हैं वो कैसे हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसमें बड़े क्वेश्चन तो है नहीं, सब जब एक ही मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता कैसे होगा, छोटा ही होगा। तो इसमें आपको दिया हुआ है दूसरे प्रश्न का पहला जो दिया है वो क्या है, दूसरे का आपको क जो दिया है वो ये कह रहा है कि DE, ठीक है, और ये है आपके पास पैरेलल BC और AD इज इक्वल टू 4.0, मतलब एक आपको फिगर दिया और ये सारी वैल्यू दी गई है जो कि मैं आपको यह बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूँ। एक ट्रायंगल दिया गया है A और B C और ये रहा D और E, तो ये रहा D और ये रहा E। इसमें दिया है 4 सेंटीमीटर, ये दे दिया है 3 सेंटीमीटर और ये दे दिया है 10.5, DB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। अब ये जो होता है इसमें थेल्स प्रमेय लगता है। आप जानते हैं त्रिभुज है और इसमें जब ये लाइन जो होती है आपको पता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये इक्वल जो है, ठीक है, बराबर भागों में बच्चे विभाजित करती है और इसमें लगता है क्या फार्मूला होता है, तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय आप जानते हैं क्या होता है, थेल्स प्रमेय से मिलेगा AD बाई AB। जब बीच वाली लाइन निकालनी होती है बच्चे तो इसको पूरा हम जोड़ के रखते हैं और ये हो जाएगा तुम्हारे पास DE बाई BC। तो AD की जो वैल्यू आ गई वो है आपके पास 4, AB A से लेके B हो जाएगा 4 और 3 7 और यहाँ हो जाएगा DE की वैल्यू आपको पता करनी है और ये 10.5। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या आपको तरीका पता है आप इससे इसको काट भी सकते हैं। तो ये 7 से ये कट जाएगा 1.5 टाइम में और ये हो जाएगा DE बराबर जो होगा 15 चौको 60, तो 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा DE की वैल्यू। अब हम देखते हैं इसका दूसरा जो पार्ट आपको दिया है वो क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि 0.32 पे बार दिया है, तो 0.32 पे बार दिया है और उसे आपको P/Q मतलब उसको जो है आपको करना किस में है, तो भिन्न में लेके आना, लिखा है सरलतम भिन्न में लेके आइए। तो इसको लिखा है ख प्रश्न को करने के लिए 0.32 पे बार है, सरलतम भिन्न रूप। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना x बराबर 0.3232। अब कहीं पे बार जो लगा है वो बार में लगा दूंगा, इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। अब ये देखो जब दशमलव के बाद दोनों नंबर के ऊपर बार लगे हैं तो हम डायरेक्ट 100 से गुणा कर देंगे तो भी हमारा प्रश्न हो जाएगा। 100 से दोनों तरफ गुणा करने पे ये हो जाएगा 100x बराबर 32, पहले आ जाएगा 32 फिर अब ये बार लगा तो हम जितनी बार चाहें उतनी बार। अब ये नहीं कि बच्चे यहाँ ख़त्म हो गया, ये 32 को हम जो है एक 32 आगे हो गया, दूसरा 32 पीछे हो गया, अब 32 है ही नहीं, ये है ऊपर है आपके पास, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। दोनों तरफ ये 32 है, ये भी 32 है, तो दशमलव के बाद जो है वो आप देख रहे हैं कि दोनों का अंक समान है, इसलिए अब इसको घटा देंगे। तो समीकरण ये क्या है, 2 है, तो 2 में से 1 को घटाएंगे, ये हो जाए 100x बराबर 32.3232 हम लिख सकते हैं, जितना चाहें उतना, और यहाँ हो जाएगा x बराबर 0.32 और 32 पे बार।
हम इसको बराबर दिखाते हैं कि आपको घटाने में दिक्कत ना हो, आपको दिखे ये पूरा है, तो ये हो जाएगा, ये दशमलव के बाद कोई भी इसकी वैल्यू नहीं होती है, और ये हो जाएगा 99x। तो x बराबर हो जाएगा 32/99, और ये नंबर बच्चे सरलतम रूप में ही है, ये कटेगा नहीं। आइए अब देखते हैं घ प्रश्न। और घ क्या है, तो आपको दिया है 4 पे पावर n जो है वो आपका, ठीक है, दिखाना है कि कोई भी कभी भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 पे पावर n, भाई 4 के ऊपर अगर n पावर लगा दें और n जो होता है पूर्ण संख्या लिया जाए, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि उसका कोई भी लास्ट वाला नंबर जो है 0 नहीं आएगा। जैसे हमारे कहने का ये मतलब है कि 4 के ऊपर 1 पावर 4 हुआ, 4 पे पावर 2 पावर 16 हुआ, 4 पे पावर 3 आपके पास 4 चौको 16 चौको 64 होगा। तो ऐसे कोई भी पावर हम करते हैं 4 के ऊपर n पावर कोई भी पावर करते हैं तो वो 0 से ख़त्म होगा कि नहीं, यही है। तो ये कह रहा है कि 0 से ख़त्म नहीं होगा, बताइए क्यों, आप दर्शाइए, इस बात को बताइए। तो सबसे पहले हमको जानना होता है बच्चे, 0 से ख़त्म होने वाले वो नंबर ही कौन होते हैं। भाई 0 से कोई नंबर ख़त्म होता होगा, वो नंबर कौन सा है। तो अगर हम बात करें तो कोई भी नंबर आप देखते होंगे 1 से लेके 1 से लेके 10 तक के नंबरों की मैं बात करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कह रहा है n की वैल्यू कुछ भी लो, n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। मतलब 1 से लेके कोई भी वैल्यू लो। जब 1 से कोई भी वैल्यू ले सकते हो तुम, तो अब बताओ सब पे एक ही पावर चढ़ाओ जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान रहे। सब पे एक पावर करोगे तो सब वही नंबर आएगा, 1 से लेके 9 तक वही नंबर आएगा। लेकिन 10 के ऊपर करोगे तो 10, 10 पे पावर 2 करोगे तो 100, 10 पे पावर 3 करोगे तो 1000। मतलब वो कौन सा नंबर है आपके पास जो कि उसका कोई भी पावर तुम करो तो वो 0 दे, वो नंबर होता है 10। तो हमने समझ लिया कि अगर हमारे दिए गए प्रश्न में 0 हो तो उसका कोई भी पावर करेंगे तो 0 होगा, और दिया गया प्रश्न तो आपका 4 है, इसमें तो 0 है नहीं, तो ये कैसे खत्म होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसका जो है हम आपको बता दिए हैं। सबसे पहले जो होता है निर्देश क्या होता है, कंडीशन कहें उसको क्या होता है, तो 0 से समाप्त होने के लिए किसी भी नंबर का, किसी के नंबर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के गुणनखंड में होने चाहिए, हमने लिख दिया कि भाई 0 से समाप्त होने के लिए किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के गुणनखंड में होने चाहिए, उसके अंदर 2 भी हो और 5 भी हो। तो हमारा जो दिया गया क्वेश्चन है वो क्या है, 4 पे पावर n, इसका फैक्टर करो 4 का, तो 2 पे पावर n और 2 पे पावर n। इसके अंदर 2 है लेकिन 5 पे पावर n, 2 पे पावर n है, यहाँ पे n आप लिख सकते हैं, जैसे 2 पे n 5 पे n, तो इसके अंदर 2 पे पावर n है लेकिन 5 नहीं है। अतः यह कभी भी 0 से समाप्त नहीं हो सकता।
तो ये था घ का आपका। अब कह रहा है घ, ये गो था, अगला क्वेश्चन है घ, और वो देखिए क्या है, वो आपका जो है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन चैप्टर से आधारित है। इसमें आपको क्या कह रहा है, तो इसमें आपको कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर, पहले सबसे पहले 3 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या ले लिया, और इससे बच्चे एक सर्कल ड्रा करो। तो जब वृत्त ड्रा करोगे तो यही होगा वृत्त, और ये 3 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु P पर, वृत्त के किसी बिंदु पे, मतलब ये वृत्त है और ये वृत्त के किसी भी बिंदु P पर आपको स्पर्श रेखा खींचना है। तो आपको अच्छे से पता है कि ये 3 सेंटीमीटर का यही वृत्त है, इसके बाह्य बिंदु से नहीं खींचना है, वृत्त पे रहने वाले बिंदु P पे ही स्पर्श रेखा खींचना है। तो जब इसी पे खींचना है तो चलिए ये तो और आसान हो गया। इसी के ऊपर हम जानते हैं जो वृत्त होती है वो त्रिज्या से 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो इस पे हम 90 डिग्री का कोण बना देंगे। तो ये हो गया आर्क, और ये बच्चे पहला होता है, ये दूसरा होता है, फिर इसके बाद इन दोनों से करते हैं तो जो ये वृत्त 90 डिग्री होगा ये हो जाएगा। तो इस वृत्त के ऊपर जो है ये आपका स्पर्श रेखा हो गया। तो आज हम लोगों ने पढ़ा प्रश्न नंबर 1 और 2। बच्चे आप लोग हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियो है वो आपको तुरंत पहुँचे इसलिए बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।